देखिए, ये जो विषय आज का हम लोगों ने कई मित्रों ने बैठ करके और तय किया, वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लोकतंत्र में संकट और संकट में लोकतंत्र, सुनने में तो ऐसा लगता है कि एक ही फ्रेज को दो अलग अलग सिर्फ शब्दों के हेरफेर से दो फ्रेजेस में पेश करने की कोशिश की गई है। इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँ। देखिए, लोकतंत्र में संकट, जब ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो एक पूरी परंपरा को ध्यान में रख करके बात करते हैं, जो भारतीय परंपरा जिसे आप कह सकते हैं। एक भौगोलिक भूमि है, बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, धार्मिक आंदोलनों से जुड़ी हुई धरती रही है। इसके बीच में क्या लोकतंत्र किस तरह से पला बढ़ा या लोकतांत्रिक चेतना किस हद तक रही। मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, लोकतंत्र एक बहुत लंबी, जिसे आप कह सकते हैं, परंपरा से पैदा होता है। लोकतांत्रिक चेतना जो है एक लंबी परंपरा से पैदा होती है और दुर्भाग्य से, हालांकि मैं जानता हूं कि राम बहादुर जी और दूसरे लोग असहमत होंगे, मेरा अपना मानना है कि भारत में लोकतंत्र की जो परंपरा आज जिसे मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म जिसे कहें, आज जिस तरह से हम लोकतंत्र को समझते हैं, ऐसी परंपरा कभी रही नहीं। और इसके ना रहने के पीछे अगर बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो वर्ण व्यवस्था है। हमारी सारी गतिविधियां वर्ण व्यवस्था संचालित होती थी। हमारी राजनीति, हमारा समाजशास्त्र, यहाँ तक कि हमारा कृषि कर्म भी, ये सब कुछ वर्ण व्यवस्था संचालित करती है। और वर्ण व्यवस्था उस जो एक सबसे बुनियादी जरूरत थी लोकतंत्र की, उससे वंचित थी। और उसमें बराबरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोकतंत्र तो, जब भी आप लोकतंत्र की बात करेंगे, किसी भी समाज में लोकतंत्र की बात करेंगे, तो बराबरी जो है सबसे पवित्र मूल्य होगा। बिना बराबरी के लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो लेकिन अब हम तरह तरह से बहुत सारे शब्दों का, हम जैसे रिवोल्यूशन शब्द है उसके तरह तरह के इस्तेमाल करने लगे। इस्लामिक रिवोल्यूशन भी हो गया, एग्रेरियन रिवोल्यूशन भी हो गया। लेकिन एक जो हमारी समझ बनती थी रिवोल्यूशन शब्द से, क्रांति शब्द से, वो ये थी कि समाज को थोड़ा बेहतर बनाने की जो कोशिश हो और उसके लिए जो प्रयास हो, उसे हम आमतौर से क्रांति से हम वही समझते थे। उसी तरह लोकतंत्र से अगर हम लाख कहते रहे और लाख हम अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हम विश्वगुरु थे और हम बहुत एक महान सभ्यता के वारिस हैं, पर इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ मूलतः समानता का अभाव था। वो समानता लैंगिक समानता भी हो सकती है स्त्री पुरुष के बीच, वो समानता जो वर्ण व्यवस्था से पैदा हुई थी, जिसमें एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र। तो ये जो बुनियादी चीज थी, ये वहीं पर ये लैग करती थी। पश्चिम में एक लंबी लड़ाई चली आज से 800 साल पहले। आपने देखा होगा मैग्ना कार्टा हुआ। मैग्ना कार्टा से लेकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक बहुत सारी घटनाएं हुई, और बावजूद इसके कि पश्चिम जिसे हम कह रहे हैं वो मुख्यतः ईसाई समाज है, वहाँ चर्च बहुत ताकतवर संस्था थी। मतलब चर्च न सिर्फ आपको स्वर्ग के टिकट देता था, बल्कि अगर आप कोई ऐसी चीज कह दें जो उसको नागवार गुजरे, तो आपको आग में जला के मार सकता था, आपको चौथी पांचवी मंजिल से नीचे फेंक सकता था, हाथी से गुजरवा सकता था। चर्च बहुत ताकतवर संस्था थी। लेकिन इसके बाद भी ये भी उनकी अपनी, जिसे आप कह सकते हैं कि एक आंतरिक शक्ति है, जो मैग्ना कार्टा जिसमें होता है, जिसमें पहली बार राजा और राज्य और जनता इन सबको अलग अलग करके देखे जाने की परंपरा शुरू होती है। जहाँ फ्रांसीसी क्रांति होती है, जिसमें जो जनता निकलती है सड़क पर, वो चर्च की प्रॉपर्टी भी जलाती हुई निकलती है। जिन चीजों के खिलाफ वो लड़ रही है उनमें चर्च भी है। जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जहाँ रेनेसा आता है, तो ये सारी चीजें मिल करके एक लोकतंत्र की जो आधुनिक परंपरा है, आधुनिक जो शब्दावली में जो अर्थ है, जिसमें समानता सबसे बड़ा मूल्य है, ये बनता है। दुर्भाग्य से जो मैंने कहा, मैं उसे थोड़ा सा, क्योंकि अब समय कम है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन आज के संदर्भ से मैं उसको परिभाषित करने की कोशिश करूंगा किस तरह लोकतांत्रिक चेतना का हमारे अंदर अभाव रहा है। देखिए, यहाँ पर योगेन जी हैं, जो रोज आप चैनलों पर इनको SIR पे बहस करते देख रहे होंगे। गौर राजा साहब को भी मैंने एक दो जगह देखा, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
क्योंकि हजारों लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो मतदाता, अगर ये सही है आरोप, हालांकि इसमें बहुत सारे इफ एंड बट है, खुद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो एफिडेविट दे दें, कोई एफिडेविट देने के लिए नहीं आगे आया, लेकिन हम मान लेते हैं कि सही है। लेकिन इसके बाद भी हमें सोचना चाहिए कि क्या केवल मतदाता सूची सही बना देने से लोकतंत्र आ जाएगा? यहाँ ये परंपरा रही कि जो पार्टियां आज इसके लिए लड़ रही हैं वो 40, 50, 60 साल सत्ता में रही, उनमें नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं। जैसे कांग्रेस थी, मैंने कांग्रेस के जमाने में नौकरी की, और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बूथ की लुटाई, जो बूथ लुटेरे जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में दिखाई देते थे, जनरली तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ पूरे पूरे पोलिंग बूथ से बक्से निकाल करके और किसी बाग में ले जाए जाते थे, वहां बैठ के ठप्पे मारे जाते थे। जो लोग बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के यथार्थ से वाकिफ है, जो लोहिया के चेले सत्ता में कई जगह आए, यूपी में भी आए, बिहार में भी आए, उन्होंने किस हद तक लोकतंत्र का ये जो पवित्रता थी इसको बचाने की कोशिश की कि न सिर्फ सूचियां सही हों, बल्कि लोग सही अपने अपने नाम के आगे सही निशान लगा के वोट भी दे सके, और मतगणना के समय भी ईमानदारी को किस हद तक उन्होंने किया ये भी हम जानते हैं। तो मैं जब ये सुनता हूँ कि आज बहुत बड़े पैमाने पर SIR के जरिए बहुत सारे लोगों को मतदाता सूची से निकाला जा रहा है, तो मुझे एक बार भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये काम SIR के जरिए नहीं, लेकिन दूसरे जरिए उन तमाम लोगों ने किया है जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसका सिर्फ कारण सिर्फ एक ही है कि चूंकि ये लोकतंत्र तो हमारे यहाँ पश्चिम से आया था, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि लोकतांत्रिक चेतना कुछ थी नहीं, तो हमें किसी भी शेड के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती कि वो दूसरे का मताधिकार छीन करके और किसी दूसरे के नाम पे डाल दे, एक वोट निकाल के दूसरे के नाम पे डाल दे। इसको लेके कोई नैतिक संकट नहीं कभी खड़ा होता। इसी तरह जो लोकतंत्र की और बहुत सारी संस्थाएं थी जिनको हम धीरे धीरे विकसित होना चाहिए था, वो नहीं विकसित हो पाए इसी वजह से। ये तो एक संक्षेप में जो पहला अंश था। मैं जानता हूं कि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिस पर विस्तार से हमारे वक्ता बोलेंगे। जो दूसरा है वो संकट में लोकतंत्र है। वो देखिए, ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई और एक ऐसी मजबूत नींव बनाने की कोशिश की जिस पर सचमुच लोकतंत्र फल फूल सकता था। आप इसी के इर्द गिर्द जहां हम खड़े हैं, आप देखें कम से कम 50 ऐसी संस्थाएं जिन पर किसी भी सभ्यता को गर्व हो सकता था, वो नेहरू जी के जमाने में बनी, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे ललित कला अकादमी हो, UGC हो, प्लानिंग कमीशन हो, बहुत सारी चीजें, प्रेस काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेस की आजादी के लिए लड़ने वाले बहुत सारे अखबार बहादुर शाह जफर रोड पर हैं। इन सब सारी संस्थाओं को ये जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भी आता गया, उसमें किसी भी शासक के मन में इनको लेकर के कोई, जिसे आप कह सकते हैं कि जेन्युइन किस्म का प्रेम नहीं था। मजबूरन आप कुछ नहीं कर सकते थे, संस्थाएं बनी है, वो चलती रहती थी, चल रही थी, लेकिन सब ने किया। इंदिरा गांधी ने भी कमिटेड जुडिशरी की बात की, राजीव गांधी प्रेस की आजादी खत्म करने वाला बिल लाए, लागू नहीं करा पाए, सभी ये करते रहे। आज थोड़ी सी हमारी दिक्कतें बढ़ गई हैं, और वो दिक्कतें ये बढ़ी हैं कि देखिए, पहली बार उन संस्थाओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है जो संस्थाएं लोकतंत्र के लिए जरूरी थी और जिनका मैंने जिक्र किया कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। मसलन जवाहरलाल नेहरू के जमाने में लिबरल यूनिवर्सिटियां बनी, लिबरल विश्वविद्यालय बने, कम संख्या में थे, आज वो उनकी संख्या 10 गुनी ज्यादा हो गई। लेकिन आज स्थिति हो गई है कि किसी विश्वविद्यालय में किसी तरह की कोई अकादमिक आजादी नहीं रह गई। मैं चूंकि एक विश्वविद्यालय से कुछ साल जुड़ा रहा, तो थोड़ी बहुत मेरी दिलचस्पी उसमें पैदा हो गई। आज मुझे देख करके दहशत होती है कि किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में आप बिना, जो शिक्षा मंत्रालय में उसका नाम हो गया, एक जमाने में HRD होता था, बिना उसकी इजाजत के आप कोई छोटा से छोटा बड़ा कोई सेमिनार नहीं कर सकते, विदेशों से कोई वक्ता नहीं बुला सकते। यहाँ जो देशी वक्ता है
उनमें भी आपको स्क्रीनिंग फेस करनी पड़ती। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से उनके बजट पे जिस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, पुस्तकालयों में जो खरीद हो रही है केवल उसी की अगर एक केस स्टडी कर ली जाए तो आप दहशत में पड़ जाएंगे कि सारी हमारी लिबरल यूनिवर्सिटियां नष्ट होने के कगार पे आ गई। ये जो खतरा है लोकतंत्र को, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे की तरफ मैं सिर्फ ये कह करके अपना ये खत्म करूंगा कि देखिए, ये हम जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया कि हम कभी लोकतांत्रिक समाज नहीं थे। हम हमेशा गैर बराबरी में विश्वास करते थे, चाहे जेंडर की गैर बराबरी हो, जातियों की गैर बराबरी हो, मनुष्य के बीच में गैर बराबरी थी। हमारी भाषा तक त्रिस्तरीय थी। हम किसी से बैठ कहते थे, किसी से बैठो कहते थे, किसी से बैठिए कहते थे। मतलब किसी दुनिया में किसी भाषा में जो क्रियापद हैं वो तीन उसमें नहीं आते कि बैठो बैठिए। हर जगह अंग्रेजी में आप सिट कहेंगे, चाहे जो राजा हो चाहे रंग हो। तो हम इस सारी परंपरा के बावजूद, मेरा अपना मानना है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ वो एक अद्भुत संविधान है। मतलब वो भारत जैसा समाज उस तरह का संविधान बनाएगा, इसकी कम से कम मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। एक तो बहुत अद्भुत संविधान बनाया। उसकी सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि जो हमारे दो एक्सट्रीम पोजीशन है, लेफ्ट और राइट की, दोनों ने जिस समय संविधान बना उसका विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, कहा कि देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है और संविधान छोड़ करके तेलंगाना चले गए। आरएसएस का जो मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, उसने 26 जनवरी 1950 के ठीक एक दिन बाद अपने अभिलेख में कहा कि हम इस संविधान को नहीं स्वीकार करते, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। या जब तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत हुआ तो उसी अखबार में कहा गया कि नहीं, तिरंगा तो अशुभ होता है, 3 रंग हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस संविधान की खूबसूरती देखिए कि आज जब कल संविधान दिवस मनाया जा रहा था तो लेफ्ट राइट सेंटर सबके लोग कसमें खा रहे थे कि संविधान के लिए जान दे देंगे और इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो ये संविधान की खूबसूरती थी और इसी की खूबसूरती थी कि हम धीरे धीरे लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे थे। मेरा अपना मानना, और मैं चूंकि एक गांव से आता हूँ, मैं वो परिवर्तन वहां देखता हूँ कि किस तरह से पूरी की पूरी जो जाति प्रथा थी वो टूट रही है। पूरी तरह नहीं टूटी है लेकिन लगभग टूट रही है। किस तरह जेंडर इक्वलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम कल्पना जिसकी नहीं कर सकते। ये सब प्रगति धीरे हो रही थी लेकिन हो रही थी। पर खतरा अब ये है कि ये प्रगति रोक दी जाएगी, जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। जिस तरह से, जैसे मैं तो पुलिस में 35 साल रहा, मैंने कभी ये नहीं सुना था कि कोई छोटा सा कार्यक्रम भी आपको करना हो तो आपको पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती। सिर्फ जब धारा 144 लगी रहती थी तब जरूर कोई आके टोकता था कि भाई 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, आपने इजाजत नहीं दी। लेकिन आज तो कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। मतलब हमको ये हाल से मुझे लगता है कि इसलिए हम किसी हस्तक्षेप से बचे हुए कि अंदर है। अगर यही हम किसी पार्क में करना चाहते तो नहीं कर सकते थे। तो मैं बल्कि अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि तो किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी ये इंडिया गेट पर कुछ बच्चे नारा लगा रहे थे और जाहिर है कि वो हिडमा और सीपीआईएम इन सबके पक्ष में नारे लगा रहे थे। उनसे आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो जो अखबारों मैंने देखा वो ये कारण दिया कि उन्होंने इजाजत नहीं दी। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता इजाजत की क्यों जरूरत है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान में रिस्ट्रिक्शन भी है। आप धारा 144 रखी है, कोई खास वजह है जिससे धारा 144 रखी है तो पुलिस रोक सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब ये एक सहज स्वीकृत तथ्य हो गया है कि अब आप कहीं भी कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते जो बिना इजाजत के। तो ये सारे खतरे हैं। हम जिस तरह से हम 1950 के बाद लंगड़ाते ठिठुरते सही, लेकिन हम बढ़ रहे थे लोकतंत्र की तरफ। मुझे लग रहा है कि वो प्रक्रिया रुक रही है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद।